सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है वो अपेंडिसाइटिस डिस्कस करने वाले हैं। अपेंडिसाइटिस मतलब क्या? अपेंडिक्स के अंदर इन्फ्लामेशन होना। वैसे तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन एज ऑलवेज हम इस बड़े टॉपिक को एक बहुत ही छोटे A4 साइज सिंगल शीट के अंदर, सिंगल चार्ट के अंदर पूरे के पूरे टॉपिक को कवर करने वाले हैं। इस पूरे वीडियो के अंदर वो सारे पॉइंट्स कवर होंगे जो एग्जाम से रिलेवेंट है। सीधी बात, नो बकवास। लेट्स स्टार्ट विद द अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस के अंदर सबसे पहली चीज़ है डेफिनेशन। क्या है? अपेंडिक्स का इन्फ्लामेशन इज अपेंडिसाइटिस। क्योंकि जहाँ पे भी आइटिस लगता है वहाँ पे हम बात कर रहे होते हैं इन्फ्लामेशन की। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अपेंडिसाइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द अपेंडिक्स विच इज द मोस्ट कॉमन सर्जिकल इमरजेंसी ऑफ द एब्डोमेन। है ना? तो ये आपको दिख रहा है आपका अपेंडिक्स के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाएगा, है ना? इस पर्टिकुलर पार्ट पे इन्फ्लामेशन हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज अपेंडिसाइटिस। क्या इटियोलॉजिकल फैक्टर्स है जिसकी वजह से पेशेंट को अपेंडिसाइटिस होगा? सबसे पहला है ऑब्स्ट्रक्शन। जो मेन है दैट इज ऑब्स्ट्रक्शन, जिसकी वजह से ही अपेंडिक्स के अंदर क्या होगा? अपेंडिक्स के अंदर इन्फ्लामेशन होगा, दैट इज अपेंडिसाइटिस। अब मैं आपको एक रफ डायग्राम बना के समझाता हूँ। तो फॉर एग्जांपल दिस इज योर सीकम। ये आपका सीकम है और सीकम से निकला हुआ ये है आपका अपेंडिक्स। ठीक है, ये आपका अपेंडिक्स है। अब अपेंडिक्स और सीकम के बीच में यहाँ पे एक ओपनिंग है। ठीक है, अपेंडिक्स और सीकम के बीच में यहाँ पे एक ओपनिंग है। तो ये नॉर्मल पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे अपेंडिक्स ये जो है बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन सीकम और अपेंडिक्स के बीच में ये जो ओपनिंग है, इस ओपनिंग में हो जाएगा ऑब्स्ट्रक्शन। इस ओपनिंग में क्या हो गया? इस ओपनिंग में हो गया ऑब्स्ट्रक्शन। इस ओपनिंग में ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से यहाँ पे अपेंडिक्स में प्रॉब्लम होगा। क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। तो जनरली क्या होता है, जो अपेंडिक्स है वो कुछ फ्लूइड्स जो है वो सिक्रीट करता है। ठीक है, वो क्या करता है? अपने सिक्रीशंस जो है वो अपने ल्यूमेन में सिक्रीट करता है। तो अपेंडिक्स ने अपने ल्यूमेन में अपने सिक्रीशंस को सिक्रीट किया। अब जब तक यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन नहीं था, तब तक क्या होता था कि सारा के सारा फ्लूइड जो है वो सीकम की तरफ इजीली जाता था। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है, तो ये जो सारा के सारा फ्लूइड है वो अपेंडिक्स के अंदर ही जमा होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से ही अपेंडिक्स के अंदर ही जमा होना शुरू हो गया है। तो एक हद के बाद क्या होगा कि जो इंट्राल्यूमिनल प्रेशर है अपेंडिक्स का वो बढ़ जाएगा। इंट्राल्यूमिनल प्रेशर का मतलब क्या होता है? अब ये वर्ड में ही समझो आप क्या लिखा हुआ है, इंट्राल्यूमिनल प्रेशर। राइट, इंट्राल्यूमिनल प्रेशर का मतलब क्या है कि ल्यूमिन के अंदर का प्रेशर। ल्यूमिन मतलब क्या? ये जो अपेंडिक्स का ल्यूमिन है ना, जिसके अंदर ये सारा के सारा फ्लूइड जमा हुआ है, ये अपेंडिक्स का ल्यूमिन है। और इसके अंदर क्योंकि फ्लूइड बढ़ेगा तो वो फ्लूइड जो है वो क्या बढ़ाएगा? प्रेशर भी बढ़ाएगा। तो इंट्राल्यूमिनल प्रेशर अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? इंक्रीज़ हो जाएगा। और इंट्राल्यूमिनल प्रेशर इंक्रीज़ होने की वजह से हमारे जो है वो अपेंडिक्स के वॉल में क्या हो जाएगी? इंजरी हो जाएगी, जिसका फर्स्ट रिस्पॉन्स एज अ इन्फ्लामेशन आता है विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अपेंडिसाइटिस। ओके, चार्ट के फॉर्मेट में समझते हैं। तो मैंने आपको जैसे बताया कि पेशेंट को ऑब्स्ट्रक्शन होगा, कहाँ पे होगा? अपेंडिक्स के ल्यूमेन में। तो आप लोगों को ये दिख रहा है अभी। ठीक है, ये क्या है? आपका सीकम है और ये आपका अपेंडिक्स है। तो इस ओपनिंग के अंदर यहाँ पे कहीं ना कहीं तो भी ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा, जिसकी वजह से सिक्रीशन सीकम में नहीं हो पाएगा और अपेंडिक्स के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाएगा। ये ऑब्स्ट्रक्शन क्यों होगा पेशेंट को? या तो कोई हार्डन स्टूल की वजह से, है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आपका खाना आया, सारा के सारा खाने में से जो भी रीअब्जॉर्ब होना था वो स्मॉल इंटेस्टाइन से रीअब्जॉर्ब हो गया। अब वो खाना सीकम में आया, सीकम के अंदर स्टूल के फॉर्मेट में वो स्टूल हार्ड हो गए। हार्ड होने के बाद वो ऑब्स्ट्रक्शन कर जाएंगे, इधर आ जाएंगे और यहाँ पे जमा हो जाएंगे। वो स्टूल हार्ड हो गए ना, तो इसकी वजह से वो अपेंडिक्स के ल्यूमेन में ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर देंगे, जो किसकी वजह से हुआ है? हार्डन स्टूल की वजह से हुआ है। सेकंड इज जो चिल्ड्रन में ज़्यादा कॉमन है, लिम्फॉइड फॉलिकल का इन्लार्जमेंट, है ना, जो अगेन क्या करेगा? अपेंडिक्स के ल्यूमेन को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा। ओके, उसके अलावा फॉरेन बॉडीज़, पैरासाइट्स, ट्यूमर्स, ये सारे के सारे फैक्टर्स है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग द ऑब्स्ट्रक्शन। अल्टीमेटली ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो क्या करेगी? अपेंडिक्स के ल्यूमेन के अंदर, मतलब जो सीकम और अपेंडिक्स के बीच की जो ओपनिंग है, जो मैंने आपको बताई, ये ओपनिंग, इस ओपनिंग को ऑब्स्ट्रक्ट कर देगी, है ना। चाहे फिर वो ट्यूमर हो, चाहे फिर वो आपका कोई फॉरेन बॉडी हो, चाहे फिर वो पैरासाइट हो, चाहे फिर वो हार्ट स्टूल हो। ठीक है, इसकी वजह से पेशेंट को अपेंडिसाइटिस होगा। तो अल्टीमेटली अब यहाँ पे अपना क्या हो गया? इटियोलॉजी भी फिनिश हो गया। नाउ लेट्स मूव टू द पैथोजेनेसिस कि हाउ इट हैपेंस, कैसे होता है। सबसे पहले तो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा ल्यूमेन में, जैसे मैंने आपको बताया ल्यूमेन के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। अब सिक्रीशन तो कंटिन्यू है, जो अपेंडिक्स सिक्रीट कर रहा था, जो मैंने यहाँ पे पर्पल से बनाया हुआ ये सिक्रीशंस। ठीक है, ये सिक्रीशंस तो अपेंडिक्स जो है वो कंटिन्यूस कर रहा था। तो अब क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन है तो वो सिक्रीशन सीकम में जा भी नहीं सकते। इसकी वजह से अंदर का प्रेशर जो है वो इंट्राल्यूमिनल प्रेशर
प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा, है ना, जिसकी वजह से वेनस एंड लिम्फेटिक ब्लॉकेज हो जाएगी, वहाँ पे उस पर्टिकुलर वॉल में स्वेलिंग बढ़ जाएगी, ठीक है, वहाँ पे पर्टिकुलरली ब्लड फ्लो जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, पेशेंट को इश्चीमिया हो जाएगा, जिसकी वजह से बैक्टीरियल ग्रोथ होंगी। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है अपेंडिसाइटिस के केस में, क्योंकि सीकम जो है ना वो फुल लोडेड विद बैक्टीरिया होता है, आपको ये बात पता होनी चाहिए, है ना। जो अपना सीकम होता है, ये जो सीकम अपना होता है ये फुल लोडेड विद बैक्टीरिया होता है। अब क्योंकि यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है, यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो गया है, तो यहाँ पे बैक्टीरिया का एक्यूमुलेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, और एक बार बैक्टीरिया आ गए तो बैक्टीरिया क्या करेगा, इन्फेक्शन कॉज कर देगा, है ना। इन्फेक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। तो अपेंडिक्स का इन्फ्लामेशन क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन, क्योंकि अल्टीमेटली वहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं, लीड टू द इन्फ्लामेशन, है ना। इफ़ इट इज़ नॉट ट्रीटेड तो फिर वो आगे कॉम्प्लिकेशंस बन जाएंगे, जैसे गैंग्रीन हो जाएगा, परफोरेशन हो जाएगा, पेरिटोनाइटिस हो जाएगा, एब्सेस बन जाएगा। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे, जो हम अभी कॉम्प्लिकेशंस वाले सेक्शन में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक हम लोगों को समझ में आ गया बेसिकली कि अपेंडिक्स के अंदर इन्फ्लामेशन हो कैसे रहा है। अल्टीमेटली ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से अंदर का जो सिक्रीशन है वो बढ़ गया, प्रेशर बढ़ गया, जिसकी वजह से वेनस ड्रेनेज के अंदर और लिम्फेटिक जो है सिक्रीशंस के अंदर ब्लॉकेज बढ़ गया, ब्लड फ्लो रिड्यूस हो गया, बैक्टीरिया आना शुरू हो गए, और इस तरीके से पूरे के पूरे ऑर्गन के अंदर क्या हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया। पेशेंट किस तरीके से क्लिनिकली रिप्रेजेंट करेगा अपने को, पेशेंट के पास क्या होगा, एब्डोमेन में पेन होगा, है ना। अब पेन जो है इसका किस तरीके का होता है, अपेंडिक्स के पेशेंट में किस तरीके का पेन दिखता है, इस बात को समझो। इट इज़ स्टार्ट अराउंड द नेवल and it is shifted towards the right lower abdomen in the right iliac fossa within the 6 to 12 hours। अब जैसे कि अपेंडिक्स का लोकेशन क्या है, अपेंडिक्स का लोकेशन जो है वो राइट इलियक फोसा है। 9 रीजन ऑफ एब्डोमेन कौन से है, 9 रीजन ऑफ एब्डोमेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 रीजन ऑफ एब्डोमेन है, राइट, ये 9 रीजन ऑफ एब्डोमेन है। तो ये हमारा क्या है, एपिगैस्ट्रियम, ये हमारा क्या है, हाइपोगैस्ट्रियम, ये अपना क्या है, अम्बिलिकस है। अम्बिलिकस के ये साइड पे क्या है, अम्बिलिकस के ये साइड पे है हमारा लंबर, राइट लंबर, ये साइड पे हमारा लेफ्ट लंबर, यहाँ पे एपिगैस्ट्रियम के लेफ्ट साइड पे हमारा हाइपोकॉन्ड्रियक, यहाँ पे राइट हाइपोकॉन्ड्रियक, यहाँ पे लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक, और हाइपोगैस्ट्रियम जो है उसके यहाँ पे अपना क्या है, राइट इलियक फोसा है, और यहाँ पे अपना है लेफ्ट इलियक फोसा। तो अपेंडिक्स जो है वो कहाँ लाई करता है, हमारा राइट इलियक फोसा में लाई करता है। तो अगर अपेंडिक्स में इन्फ्लामेशन है तो पेशेंट को पेन कहाँ होगा, राइट इलियक फोसा में पेन होगा, है ना। तो अगर मैं रीजन ऑफ एब्डोमेन बनाऊँ यहाँ पे, तो दिस इज़ माई 9 रीजन ऑफ एब्डोमेन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके। बाकी आप जाने दो, ये वाले रीजन हम जाने देते हैं, ठीक है। तो हमारे क्या हो गए, ये मेजर 9 रीजन्स जो है वो फॉर्म हो गए, ठीक है। तो अब ये मेजर 9 रीजन्स के अंदर ये जो पार्ट है, बीच वाला पार्ट, सेंटर वाला पार्ट, दैट इज़ अम्बिलिकस, ये क्या है, हमारा नेवल है। पेशेंट को पेन जो है वो नेवल में होगा, एंड दिस पेन फ्रॉम द नेवल इट इज़ रेडिएटेड टुवर्ड्स द राइट इलियक फोसा। तो यहाँ पे अपना क्या है, राइट इलियक फोसा है, जहाँ पे अपेंडिक्स है। तो पहले पेशेंट को पेन नेवल में होगा, एंड देन द पेन विल बी रेडिएट टुवर्ड्स द राइट इलियक फोसा, जहाँ पे अपेंडिक्स प्रेजेंट है। तो ये क्रिटिकल, ये एक कैरेक्टरिस्टिक साइन हो गया किसका, अपेंडिक्स का। तो पेशेंट को पेन कहाँ पे हो रहा है, नेवल में हो रहा है, एंड इट इज़ रेडिएटेड टुवर्ड्स द राइट लोअर एब्डोमेन। यहाँ से पेन जो है वो यहाँ रेडिएट करेगा, राइट इलियक फोसा में रेडिएट करेगा, राइट। तो इस तरीके से पेन हो रहा है। तो ये एक कंडीशन हो सकती है कि पेशेंट को अपेंडिसाइटिस हो सकता है। उसके अलावा लॉस ऑफ एपेटाइट पेशेंट को होगा, नोजिया, वॉमिटिंग और लो ग्रेड फीवर। फीवर क्यों आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि पेशेंट को इन्फेक्शन है, ये बात याद रखना, ठीक है। अब जनरली जो राइट इलियक फोसा है वहाँ पे पेशेंट को क्या दिखती है, टेंडरनेस दिखती है। राइट इलियक फोसा के अंदर पेशेंट को दिखता है टेंडरनेस, क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लामेशन हुआ है, राइट। तो टेंडरनेस दिखेंगी। गार्डिंग क्यों है, गार्डिंग का मतलब क्या होता है कि जब पेशेंट को आप एग्जामाइन कर रहे हो और पेशेंट के राइट इलियक फोसा पे आपने प्रेस किया तो इतना पेशेंट को पेन होगा कि पेशेंट आपको रिफ्यूज़ करेगा कि आप वहाँ पे टच करो उसके, है ना। तो वो टच करने से आपको मना करेगा, क्योंकि उस एरिया में उसको इतना ज़्यादा पेन होगा। तो वो जो रिफ्यूज़ल है दैट इज़ द गार्डिंग। उसके अलावा रिबाउंड टेंडरनेस पेशेंट में देखने जाएगी, मैक बर्निंग पॉइंट पे टेंडरनेस, रोवन साइंस, सोराज साइंस, ऑब्टुरेटर साइंस। तो ये सारे के सारे
साइन पेशेंट में दिखेंगे। पेशेंट जो है वो ट्रैकीकार्डिया जो है पेशेंट में प्रेजेंट होगा, मतलब जो पल्स है बेसिकली पेशेंट के हाई होंगे। अब मैक बर्निंग पॉइंट क्या होता है, मैक बर्निंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, तो मैक बर्निंग पॉइंट मतलब हमारा जो 9 रीजन ऑफ एब्डोमेन है, जो 9 रीजन ऑफ एब्डोमेन है उसमें हमारा जो बीच वाला पार्ट है दैट इज़ द नेवल, जो बीच वाला पार्ट है दैट इज़ द नेवल, दैट इज़ द अम्बिलिकस, उस पार्ट से लेकर तो राइट इलियक फोसा जहाँ पे अपना अपेंडिक्स है यहाँ तक पेन आ रहा था। तो ये जो बेसिक पॉइंट होता है, ये जो लाइन है बेसिकली, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज अ मैक बर्निंग पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर पेशेंट को पेन होता है ना, तो ये क्या हो गया, मैक बर्निंग पॉइंट। टेंडरनेस, वहाँ पे पेशेंट को इस पूरे पॉइंट में, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक के पूरे पॉइंट में पेशेंट को टेंडरनेस फील होती है, दैट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अपेंडिसाइटिस। अब ये सारी चीज़ें तो हम लोग एग्जाम में लिख लेंगे कि हाँ पेशेंट को टेंडरनेस हो गई राइट इलियक फोसा में, उसके अलावा गार्डिंग है, रिबाउंड टेंडरनेस है, ये सारे साइन है, तो ये सब एग्जाम में लिखेंगे। क्लिनिक में अगर पेशेंट आया तो कैसे 1 या 2 सिम्टम पे हम लोग पेशेंट को डायग्नोस कर सकते हैं। पेशेंट को सिर्फ इतना पूछना है, भैया पेट में दर्द हो रहा है, हाँ हो रहा है, कहाँ हो रहा है, अगर वो नेवल से राइट इलियक फोसा की तरफ बता रहा है और अगर आपको मैक बर्निंग पॉइंट पर टेंडरनेस दिख रही है एग्जामिनेशन करते टाइम, तो सीधा उसको कहाँ भेज देना है, सोनोग्राफी करा के आओ, उसके अंदर अपेंडिसाइटिस पॉजिटिव आ सकता है, क्योंकि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इस तरीके से है पेशेंट के। ठीक है, तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। अब मेजर इन्वेस्टिगेशंस क्या करेंगे, पेशेंट के अंदर हम लोग सीबीसी करेंगे। सीबीसी मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट का टेस्ट करेंगे। उसके अंदर जो ल्यूकोसाइड काउंट है वो बढ़ के आएगा, जो न्यूट्रोफिल्स है वो बढ़ के, न्यूट्रोफिल्स क्यों बढ़ के आ रहे हैं, क्योंकि पेशेंट में यहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है। ठीक है, इन्फेक्शन के अंदर न्यूट्रोफिल्स बढ़ के आते हैं। सीआरपी दैट मीन्स जो रिएक्टिव प्रोटीन है ये भी थोड़े से राइज होंगे, बिकॉज वहाँ पे अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो सीआरपी राइज होगा। उसके अलावा पेशेंट को यूएसजी हम लोग कराएंगे, दैट इज़ अल्ट्रासाउंड, है ना, अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो हम लोगों को सिटी स्कैन कराएंगे। तो ये सारी चीज़ों के अंदर इमेजिंग थेरेपीज है, इस सारी चीज़ों के अंदर हम लोगों को दिख जाएगा रिपोर्ट के अंदर कि ये पर्टिकुलर पार्ट के अंदर इन्फ्लामेशन हुआ है, मतलब अपेंडिक्स के अंदर कहीं ना कहीं इन्फ्लामेशन हुआ है। तो बाय इमेजिंग थेरेपी, बाय अल्ट्रासाउंड, बाय सिटी स्कैन यू कैन इन्वेस्टिगेट द केस एंड यू कैन मेक द डायग्नोसिस। अब जनरल ट्रीटमेंट क्या हम लोग देंगे, कीप द पेशेंट ऑन NPO दैट इज़ नील पर ओरल। उसके अलावा पेशेंट को IV फ्लूइड पे रखा जा सकता है, क्योंकि मैक बर्निंग पॉइंट पे नेवल से लेके राइट इलियक फोसा तक पेशेंट को सीवियर पेन होगा, तो भाई पेन किलर दे के रखना पेन रिलीव करने के लिए। उसके अलावा एंटीबायोटिक्स का प्रिस्क्रिप्शन हम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो उसके अलावा उसके अगेंस्ट में हमको एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करनी पड़ेंगी, तो हम लोग इस एंटीबायोटिक्स, उसके अलावा नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब जो है हम लोग यूज़ कर सकते हैं अगर पेशेंट में वोमिटिंग के कोई सिम्टम्स प्रेजेंट है तो। ट्रीटमेंट में क्या कर सकते हैं हम, अपेंडिसेक्टोमी। अपेंडिसेक्टोमी क्या होता है, अपेंडिसेक्टोमी का बेसिक मतलब है कि जो भी आपका इन्फ्लेम अपेंडिक्स है उसको वहाँ से निकाल लो, रिमूव कर लो। टॉमी का मतलब होता है रिमूव करना। तो अपेंडिसेक्टोमी इज़ अ सर्जिकल प्रोसीजर वेयर देयर इज़ द रिमूवल ऑफ द इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स। 2 टाइप के होते हैं, ओपन अपेंडिसेक्टोमी होता है और लेप्रोस्कोपिक अपेंडिसेक्टोमी होता है। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन हम लोग बात करेंगे। कॉम्प्लिकेशन मेजरली पेशेंट में क्या आते हैं, पेशेंट में दिखेगा परफोरेशन, पेशेंट में दिखेगा पेरिटोनाइटिस, पेशेंट में दिखेगा एब्सेस फॉर्मेशन, अपेंडिकुलर मास, सेप्सिस, एडहेशंस, ये सारे कॉम्प्लिकेशंस पेशेंट में बन सकते हैं। अब मुझे एक कॉमन सी बात बताइए, कॉमन सी बात ये है कि अपने जो गैस्ट्रिक म्यूकोजा, अपने जो गैस्ट्रिक के अपने जो वॉल है वो कौन से है, सबसे पहला है म्यूकोजा, सेकेंड है सबम्यूकोजा, थर्ड इज़ मस्क्यूलरिस एंड फोर्थ इज़ सेरोसा। ये कॉमन है, सबको पता है। अब सबसे पहले जो इन्फ्लामेशन है वो कहाँ पे इंड्यूस होगा, म्यूकोजा में इंड्यूस होगा। म्यूकोजा के बाद वो कहाँ पे जाएगा, धीरे धीरे सब म्यूकोजा की तरफ, सब म्यूकोजा से धीरे धीरे मस्क्यूलरिस की तरफ, मस्क्यूलरिस से सब धीरे धीरे सिरोसा की तरफ। अल्टीमेटली क्या कर दिया इसने, पूरा के पूरा इंजुरी कर दिया यहाँ पे, और इंजुरी करने के बाद यहाँ पे इसने होल क्रिएट कर दिया। मतलब ये अपेंडिक्स का सपोज ये ल्यूमेन है, तो ल्यूमेन में यहाँ पे क्या हो गया, ये होल क्रिएट हो गया। इस होल की क्रिएशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजीज में, परफोरेशन, है ना। इट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन, परफोरेशन मतलब वहाँ पे होल क्रिएट हो गया। अब पेरिटोनाइटिस जैसे मैंने आपको बताया कि अब इस पर्टिकुलर अपेंडिक्स के अंदर यहाँ पे होल क्रिएट हो गया, और अपेंडिक्स के अंदर क्या हुआ है, इन्फ्लामेशन हुआ है। तो अपेंडिक्स के अंदर इन्फ्लामेशन हुआ, तो अपेंडिक्स के पास क्या है, बहुत सारे बैक्टीरियाज है, तो ये बैक्टीरियाज इस होल से बाहर आएंगे। और अपेंडिक्स कहाँ पे लाई करता है, एब्डोमेन में। एब्डोमेन किससे घिरा हुआ है, पेरिटोनियम
पेरिटोनियम से। तो जब ये बैक्टीरिया बाहर आएंगे तो ये बैक्टीरिया कहाँ आ रहे हैं, ये बैक्टीरिया आ रहे हैं पेरिटोनियम में। तो ये बैक्टीरिया पेरिटोनियम में भी इन्फेक्शन कॉज करेगा, मतलब पहले परफोरेशन हुआ, परफोरेशन की वजह से बैक्टीरिया बाहर आया और बैक्टीरिया ने बाहर आने के बाद पेरिटोनियम के अंदर भी इन्फेक्शन कॉज कर दिया और पेरिटोनियम का इन्फ्लामेशन हो गया, दैट इज पेरिटोनाइटिस, है ना। तो सेकंड कॉम्प्लिकेशन क्या है, पेरिटोनाइटिस, मतलब परफोरेशन के बाद क्या हो जाएगा पेशेंट को, पेरिटोनाइटिस। वहाँ पे जो है क्या हो सकता है, एब्सेस फॉर्मेशन भी हो सकता है, पस फॉर्मेशन हो सकता है, लोकलाइज कलेक्शन ऑफ द पस, एब्सेस फॉर्मेशन, या फिर कोई अपेंडिकुलर मास जैसे कि पल्मर विजन सिंड्रोम के अंदर होता है वो फॉर्म हो गया। सेप्सिस हो जाएगा, सेप्सिस का मतलब क्या है, अगर सीवियर इन्फेक्शन हुआ तो सीवियर इन्फेक्शन बैक्टीरिया इतने ज़्यादा है कि वहाँ पे सेप्टिक कंडीशन हो जाएंगी, सब पस हो जाएगा और जो है पूरी बॉडी में इन्फेक्शन फैलने के चांसेस बढ़ जाएंगे, दैट इज़ द कंडीशन ऑफ सेप्सिस। और उसके अलावा पेशेंट को एडिशन के कॉम्प्लिकेशन भी बढ़ सकते हैं जो कि आगे इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द अपेंडिसाइटिस, ठीक है। और ये पूरा के पूरे चार्ट में, सिर्फ एक चार्ट में मैंने आपको सारे के सारे जो भी हेडलाइंस, जो भी सारी की सारी हेडलाइंस हम लोगों को एग्जाम में लिखनी होती है रिलेटेड टू द अपेंडिसाइटिस वो लिख के दी हुई है। सबसे पहले डेफिनेशन, फिर इटियोलॉजी, फिर पैथोजेनेसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, इन्वेस्टिगेशन, मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट एंड कॉम्प्लिकेशंस। सो आई होप कि आपको ये पूरी वीडियो समझ में आई होंगी, आपको ये पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी, कॉन्सेप्ट जो है वो चमका होगा। अगर आपको ये पूरी PDF चाहिए, PDF इन द सेंस कि ये चार्ट जो मैंने अभी आपको सिखाया ये आपको चार्ट चाहिए, तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है होम्योस्फीयर नाम से, ठीक है। तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे जाओगे, वहाँ पे आपका होम्योस्फीयर जो है वो वहाँ पे आप लोग सर्च करोगे तो आपको मेरा चैनल दिख जाएगा। उस चैनल के ऊपर ये पर्टिकुलर इमेज अपलोडेड है, ये पूरा के पूरा चार्ट वहाँ पे अपलोडेड है। तो आप जाएंगे और आपको ये चार्ट वहाँ पे इजीली एक्सेस हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।